नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, कल 25 तारीख है और राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम कल रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे और वहां पर धर्म ध्वजा का रोहण करेंगे। शिखर पर राम मंदिर के ध्वजारोहण किया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। अयोध्या को सजाया गया है। 100 टन से ज्यादा फूल वहां पर उसके लिए लगाए गए हैं और पूरे शहर को जगमगाने के लिए लाइटों से सजा दिया गया है। राम धुन भी बजेगी हर चौराहे पर, हर चौराहे पर बजेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस विशेष कार्यक्रम में 7,000 लोग उपस्थित रहेंगे। अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, राज्यपाल होंगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी होंगे और तमाम जो लोग हैं, करीब 7,000 लोग जो साधु संत अयोध्या के हैं वो होंगे। और जिन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा दान किया था, करीब 100 लोग ऐसे भी हैं जिनको न्योता मिला है। तो कहीं ना कहीं कल अभिजीत मुहूर्त है और विवाह पंचमी एक खास दिन चुना गया है धर्म ध्वजा के लिए। और उसके लिए जो समय निर्धारित है वो सुबह 11:45 से दोपहर 12:29 तक है। तो इस अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा का रोहण किया जाएगा। वो तस्वीरें आपको सीधे अयोध्या से दिखाते हैं, जहां पर पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं कल के कार्यक्रम की। राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। अपने आप में कल विशेष दिन है, मंगलवार का दिन भी है और विवाह पंचमी भी है। खास मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जिसको ध्यान में रखते हुए इस दिन को चुना गया है। और कल 25 तारीख को यहाँ पर धर्म ध्वजा का रोहण होगा और मंदिर के शिखर पर ये धर्म ध्वजा फहराएगी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास तौर से रोड डाइवर्जन भी किया गया है और बड़ी जो लोडर्स है या जो ट्रक्स है उनका डाइवर्जन किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना। और इसकी जो तैयारी है पहले से की गई थी और 26 तारीख तक ये प्रवेश वहां पे नहीं कर पाएंगे। 5 लेयर की सुरक्षा वहां पर तैनात की गई है। एनएसजी है, एटीएफ है, एसपीजी है, पीएससी है, सीआरपीएफ है, यूपी पुलिस है और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स भी वहां पर लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं हर गली मोहल्ले और चौराहों को पूरी तरीके से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और 5 लेयर की सिक्योरिटी तैयार की गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाल फिलहाल में आतंकवादी घटनाओं के जो तार थे वो उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, लखनऊ, कानपुर और सहारनपुर से जुड़े थे। और कहीं ना कहीं जो प्लानिंग थी उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो चौकन्नी है कि किसी भी प्रकार की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई। तो कहीं ना कहीं कल एक विशेष दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और ऐतिहासिक दिन का ये जो पूरा जो ऐतिहासिक पल का जो साक्षी होगा वो पूरा देश होगा कल 25 नवंबर को, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों वो बताएंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, जिस तरीके के ओवरलोडिंग सिंडिकेट पर कार्रवाई चल रही है एसटीएफ की, सबसे बड़ी बात है कि कई जो महत्वपूर्ण चीजें निकल करके सामने आ रही है कि जब से ये कार्रवाई शुरू हुई है कई लोग छुट्टी पर चले गए हैं और जो लोग छुट्टी पर गए हैं वो भी अब एसटीएफ के रडार पर है। कई लोगों को नामजद किया गया था। आप भी प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखा रहे थे और ये जानकारी आ रही है कि रायबरेली के प्रवर्तन एआरटीओ वो भी छुट्टी पर गए हुए हैं, उनको भी इस लिस्ट में कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी जानकारी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जिस तरीके से घटनाएं हुई और इन घटनाओं में फतेहपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के लगभग जो है कई सारे जिले इस मामले में रडार पे थे और अभी भी। और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में, जो कि हमारा रायबरेली का नजदीकी जिला है, बॉर्डर है, वहां से खनन का अगर बात करें होता है फतेहपुर से। और
रायबरेली होके कई सारे तमाम सारे बॉर्डरों पे खनन, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, ये सब खनन के गढ़ है। और यहां से ये होते हुए बीच में लिखा गया वहां 6 लोगों के ऊपर। और अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अब तक प्रखंड 11 और लगभग 23, और उसके बाद फिर एक और मुकदमा और जेल जाना। अव्वल टोटल अब तक जो जेल गए हुए लोग हैं वो 4 से 5 लोग को जेल भेज दिया गया है। और ऐसे मामलों में अखंड रायबरेली पुलिस जब संजीदा है। और वहीं पे अगर बात करें, लगातार थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि फोन की वजह से, तो लगातार रायबरेली पुलिस में सक्रिय है। और अब एक रसूखदार होमगार्ड जो अपने आप को रायबरेली जिले का कप्तान समझता था, उसको भी 2 दिन पहले रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर अवैध वसूली के मामले में जेल भेजा है। और इसमें चारों तरफ से रायबरेली एसपी की सराहना हो रही है, क्योंकि तत्कालीन 4 से 5 कप्तान, अब तक मैं ये कह सकता हूं खंड, 4 से 5 कप्तान इस होमगार्ड के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। निवर्तमान में जो है रहे विनय सिंह, क्षेत्राधिकारी सलोन, इन्होंने एक बार इस होमगार्ड के ऊपर विश्वनाथ प्रताप सिंह और बीपी सिंह, ये होमगार्ड है, और इसके ऊपर बीते कुछ टाइम पे इस पे शिकंजा कसने की कोशिश करी थी। और उस समय उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। अब आप सोच लीजिए। और अभी इस आदमी को जैसे ही एसटीएफ ने उठाया, एसओजी को हैंडओवर किया, फिर डी थाने को हैंडओवर किया। मैं आपको नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के 4 से 5 मंत्री जद्दोजहद में थे इसको छुड़वाने की। अभी विगत कुछ दिन पहले इसने एक शांतनु जी महाराज की भागवत कथा करवाई थी। अखंड वहां पे सफेद पोशाकधारी और खाकी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। इतना रसूखदार ये होमगार्ड है। अरबों रुपए की संपत्ति अर्जित करी। 150-200 बीघे खेत है इसके पास। और अगर बात करें तो ये अपने आप में आका माना जाता है होमगार्ड। मतलब सलवन थाने में नहीं, निवर्तमान 4 से 5 एसपी इसके यहां जाते थे। ट्रांसफर पोस्टिंग ये करवाता था कोतवालों की। मतलब इसकी जड़ें इतनी मजबूत है। अब ये जेल में है, लेकिन बड़ी गंभीर धाराओं में है। लेकिन लोगों का और सूत्रों का ऐसा कहना है 3 से 4 दिन के अंदर ये बाहर होगा। और आईबीसी 24 ने लगातार खबर दिखाई है और लगातार दिखाएगा, क्योंकि हम डरते नहीं किसी, हम डंके की चोट पे पत्रकारिता करते हैं। तो जैसा आपने शुरुआत करी कि ये हमला जारी है और वो अभी भी हो रहा है और आगे भी ऐसी उम्मीदें हैं। और आपने पूछा अम्बुद एआरटीओ, तो कई सारे लोग छुट्टी पे चले गए हैं और अब नया कोई अधिकारी आने की कवायद चल रही है। जी सर। सबसे बड़ी बात है इंद्र कि रसूख क्या होता है, साफ तौर पर इस होमगार्ड की करतूत से पता चलता है कि एक होमगार्ड है और होमगार्ड के पास इतनी अगर संपत्ति है तो है कहां से भगवान जाने। और अगर इसको गिरफ्तार किया गया है तो कोई ना कोई काला कारनामा जरूर किया गया और जिसके लिए इसको गिरफ्तार किया गया। भले 2 से 4-5 दिन के बाद वो जेल से रिहा हो जाए, छूट जाए, वो अलग विषय है, लेकिन इतना तो जरूर पता चलता है, जिस तरीके से इंद्रवीर भी बता रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 कई कप्तान वहां जाया करते थे। और कोई अगर वहां पर उसका कोई कार्यक्रम हो तो सफेद पोशों की एक बड़ी कतार वहां पर साफ तौर पर देखी जाती थी। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या खास, क्या आम, सारे लोग वहां पहुंचे करते थे। क्या कहते थे कि इस तरीके का जलवा जलाल था इस होमगार्ड का कि वो कप्तान का भी ट्रांसफर कराने की हैसियत रखता था। ऐसी बातें आप भी बता रहे हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है कि एक होमगार्ड पद बहुत छोटा सा, पर कारनामे उसके इतने बड़े हैं कि शायद उसकी हैसियत का आकलन कर पाना अपने आप में बड़ी बात है। और शायद यही कारण है कि इंद्रवीर बता भी रहे हैं कि किस तरीके से एक होमगार्ड ने इतनी धन संपदा अर्जित कर ली है। शायद एक अच्छा आदमी, एक मेहनतकश इंसान उसको करने के लिए कई जन्म लेगा तो शायद उसको वो पा पाएगा, लेकिन इतना ज्यादा धन अर्जित कर सकता है एक होमगार्ड जैसा व्यक्ति जो बहुत छोटे पद पर है। समझ आता है कि किस तरीके का सिंडिकेट चल रहा होगा, कौन से सिंडिकेट में लोग शामिल होंगे कि जो इसके कहने पर एक फोन पर
कप्तान तक को बदलने के लिए तैयार हो जाते होंगे या बदलवाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि बहुत बड़ी बात है। भले वो 4 दिन में छूट जाए, 5 दिन में छूट जाए, 1 हफ्ते में छूट जाए, वो अलग विषय है। लेकिन सवाल यही है कि रसूख एक होमगार्ड का ये बयां करता है कि उसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं और उस तार से वो क्या कुछ करवा सकता है। ये जो इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की गई है वो आसानी से नहीं अर्जित की गई होगी, उसके लिए जितने पापड़ बेलने पड़े होंगे वो अलग विषय है। लेकिन अपने सोर्सेस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये अगर सीखना है तो बखूबी इस होमगार्ड वीपी सिंह नाम है इंद्रवीर, बीपी सिंह, विश्वनाथ सिंह बीपी सिंह जी, उनसे सीखा आ जाएगा कि आखिरकार एक छोटे से पद पर तैनात व्यक्ति होमगार्ड जैसे पद पर इतनी अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल आप कई बार कहते हैं कि रायबरेली के जो एसपी हैं वो सच में यशवीर की तरह काम करते हैं और यही कारण है कि शायद किसी की हैसियत नहीं होती कि एक इतने बड़े रसूखदार इंसान को जेल भिजवाने की हिमाकत कर पाता। लेकिन शायद रायबरेली के एसपी यशवीर सिंह को लगा है कि इस सिंडिकेट के कर्ता धर्ता हो, सूत्रधार हो या कोई एक कड़ी हो, उसको जरूर सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। क्या इंद्रवीर ये उस कड़ी में कौन सी जगह पर है जिसकी वजह से उसको सलाखों के पीछे भेजा गया, ये भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए अखंड, इनको अवैध वसूली में और तमाम ऐसी धाराओं में इनको जेल भेजा गया जो 7 साल के ऊपर बनती है, ठीक है, और जिसपे बाकायदे सजा है, उनमें जेल भेजा गया है। और एसपी ने किसी भी रसूखदार सफेद पोशाक लोगों की सुनवाई नहीं करी। यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं बहुत कुछ चुकी नहीं दे सकता हूँ फोन पे क्योंकि अच्छा नहीं होगा और ये लाइव में हमारे यहाँ, अपने आंखों से देखा अखंड कि उस दरमियान सफेद पोशाक जो ठीक ठाक ले मंत्रालय लोगों के पास, वो रायबरेली में डटे रहे लगातार, जद्दोजहद करते रहे एसपी से, एसपी के आगे पीछे घूमते रहे। लेकिन नहीं, एसपी जैसे आपने कहा कि यशवीर सिंह को वाकई में हैट्स ऑफ टू यू है कि क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कार्यशैली, यही नहीं, उन्होंने सीधे कह दिया वो कोई भी होगा, अपना उनका सगा भी होता अगर, तो वो नहीं बख्शते। और वो जब से आए थे तब से इस होमगार्ड की तारीफें सुन रहे थे और ये होमगार्ड को थाने से उन्होंने पहले बड़े कई बार मुकदमा लिखने की कोशिश करी सूत्रों की माने तो, लेकिन रडार में नहीं आ रहा था और अब रडार में आ गया। तो आपको बता दूं एक अंदर की बात जो सूत्र ने बताई हमें कि एसपी ने डी थाने जाकर खुद से पूछताछ करी है इससे और कई सारा सबूत खुद से एसपी ने इकट्ठा किया है। तो अखंड देखिए, वो कार्यशैली और वो कर्तव्य, वो आप सूबे के प्रधान से अगर जब डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ना, तो फिर किसी सफेद पोशाक की जो लोग अपने अधिकारियों को, अपने चमचों को बचाने में लगते हैं, वो फिर बचते नहीं है। और अधिकारी ने फोन ही बंद कर दिया, लो कर लो जो करना है, एक टाइमिंग है, उसके टाइमिंग के हिसाब से वो करेगा, काम नहीं करे। तो अपनी कार्यशैली उन्होंने बखूबी निभाई है और इस रसूखदार की रसूखगिरी निकाल के रख दी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि मुकदमा चलेगा क्या होगा, लेकिन वो अलग चीज है। जो सवाल उठ रहे थे एसपी के ऊपर कि क्या यशवीर सिंह भी इस रसूखदार होमगार्ड को जेल भेज पाएंगे, तो उन्होंने भेजा है और संगीन धाराओं में सबूत के साथ भेजा है। देखिए, जेल भेजना ईगो पे लेकर के एक अलग चीज हो गई, लेकिन आज जैसे हम अभी कल रात में हम लोग देख रहे थे कि बरेली में कहीं पे कांड हुआ है जहां पे कट्टा रख करके पुलिस खुद ये कर रही है, वायरल चल रहा है इस समय, तो वो अलग चीज हो गया। लेकिन इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो उन्होंने 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा डी में पंजीकृत करवाया, उसी में 11 लोगों के खिलाफ अधिकारियों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ, एसटीएफ के उसमें हुआ। अगर एसपी को नहीं करना होता तो एसटीएफ का भी देखिए, हर एक बाहरी पुलिस का भी लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन रखना जरूरी है। तो वो उन्होंने कॉपरेट किया और सबूत के साथ उसको जेल भेजा। अखंड, मैं दूसरी खबर पे था, आप मुझे दूसरे पे ले गए। हमारे पास एक बाइट है, मैं चाहूंगा कि प्लीज एक अगर बाइट हम लोगों के पास है। बुजुर्ग महिला है, 82 साल की, लालगंज थाना क्षेत्र की। पेंशन आ रही है? पेंशन 16 मई से नहीं आई। क्या बताया गया? बैंक के गईन रहे तो कहीं हुआ नहीं आई, मारी गई। कौन? हमहिन। फिर अब क्या करी, मर गई तो मर, कहाँ मर गई। तो आप जीवित हैं अभी? हाँ,
अब बैठ तो बोले तो है कहाँ मर गए। गुड। अखंड, आपने बाइट सुनी? ये 82 साल की सरला सिंह है, लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत इनका घर है और गांव का नाम है उत्तरा गौरी। और मई से इनकी पेंशन नहीं आई थी, तो ये अपने गई बैंक में और इन्होंने पता किया कि आखिरकार मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही। तो बैंक जाती है तो बैंक वालों ने कहा कि आप वहां जाकर पता करिए, आपकी यहाँ पे पेंशन नहीं आई है। जब ये विभाग पहुंचती है तो विभाग और बैंक दोनों बताता है, इनको पता चलता है कि ये खुद से मर गई। देखिए, अब उन्होंने, बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं जब वहां पता करने गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो आप मर गई हैं, आप जिंदा कैसे हैं। और जिस तरीके से, मैं देखिए, मैं सवाल नहीं उठाऊंगा लेकिन उठाना हमारा फर्ज भी है। जिस तरीके से एफआईआर चल रहा है पूरे देश में, रायबरेली भी उसमें है, अछूता नहीं है। और एक जिंदा आदमी को मार देना, और वो बुजुर्ग महिला जो शाम को रोटी बनाकर, शाम को जिस महिला ने रोटी बनाई हो और खाना खाया हो, उस महिला को सुबह वो अधिकारी के पास जाती तो कहती आप तो मर गई। तो ये कार्यप्रणाली है यहाँ के जो सेक्रेटरी है, मंत्री, खैर इस पे जो हमारे यहाँ डीपीआरओ है सौम्यशील सिंह, उनसे भी जब IBC 24 की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, मामला संज्ञान में था नहीं उनके, लेकिन जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट दीजिए। तो उन्होंने कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके अपने जो सेक्रेटरी या जो पंचायत होते हैं, उनके अधिकारी होते हैं, उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने स्पष्टीकरण किया कि उस गांव में 2 महिलाएं थी इस नाम की और वो मिसकम्युनिकेशन में ये ऐसा हो गया। अब इसमें लेकिन जांच का विषय है कि वो दोनों महिलाएं मरी हुई हैं या जिंदा। अगर 2 महिलाएं थी तो 2 में से एक को तो मरा होना चाहिए। इन्होंने अगर मरी की रिपोर्ट लगाई तो इसका मतलब कि 2 में से 1 मरना चाहिए, लेकिन ये इन्होंने हमको कहानी बताई है, ये ऐसा है नहीं। ये डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने ये अपने मीडिया से बचने के लिए कहानी तो बताई, लेकिन उसी कहानी फंस गए। तो इसका मतलब एक सरला सिंह मरी है, एक सरला सिंह तो मरी होगी। तो इस पे IBC 24 जांच भी करेगा और इस पे हम तथ्यों तक जाएंगे। लेकिन ये जो 82 साल की महिला जो पेंशन पे ही अपना जीवन यापन कर रही है, इनके घर में कोई नहीं है, उनके साथ एक घटना हुई है। और खासकर मैं इसको एफआईआर से क्यों जोड़ रहा हूं बार बार, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर हो रहा है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है एफआईआर की। अगर आप जिंदा है और आप अगर वोटर हैं तो आप अपने अधिकार को जाने और अपने अधिकार रजिस्टर कराएं। और वहीं पे कुछ ऐसे निकम्मे अधिकारी हैं जो जिंदा आदमी को मार करके एफआईआर की, जो डीएम, जो प्रदेश मुखिया की प्राथमिकता, जो उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता, जो देश के शासन की प्राथमिकता है, उसको जो है चूना लगाते और अपने निकलने पल से बाहर नहीं आ रहे हैं। जी अखंड, ऐसे अधिकारियों के ऊपर तो चाबुक चलना चाहिए, और ऐसा चाबुक कि जिंदगी भर को कभी बहाल न किया जाए। बिल्कुल इंद्रवीर, चलना ही चाहिए कि अगर आपको पेंशन का एक प्रावधान है कि हर व्यक्ति को जीवित प्रमाण पत्र देना होता है। जब जीवित प्रमाण पत्र लिया जाता है तो कैसे वो कर्मचारी और अधिकारी किसी व्यक्ति को जीवित प्रमाण पत्र अगर नहीं मिला होता, उसके बाद कुछ दिनों तक, सालों के बाद शायद इस तरीके का एक्शन होता, समझ में आता। हर साल जब व्यक्ति जीवित प्रमाण पत्र देता है, उसके बावजूद आप इस तरीके के मिसकम्युनिकेशन या मिस कंफ्यूजन के चक्कर में पड़े हुए हैं कि एक व्यक्ति मर गया था, हमने उसकी जगह इसका नाम चढ़ दिया। बिना किसी जांच पड़ताल के किसी जिंदा व्यक्ति को भी आप मार देंगे। और बिल्कुल सही बात है, हर चीज का मसला होता है और शायद यही कारण है कि एक के बाद एक, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, किसी न किसी चीज को मुद्दा बनाता है और मुद्दा बना करके उस पर सवाल खड़े करता है। कुछ लोगों की लापरवाही की सजा या तो उन लोगों को मिलती है जो कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं जिम्मेदार भी नहीं है, वो परेशान होते हैं। अब वो फिर जिंदा अपने आप को साबित करने जाए कि हम जिंदा है भैया। अब देखिए, एक तो हमारा कोई सहारा नहीं है और सहारा में पेंशन एक हमारा एक सहारा है, लेकिन उस पेंशन से भी आप हमको बेसहारा कर देंगे। कोई है नहीं हमारी देख रेख के लिए, कोई हमारा सुध लेने वाला नहीं है। एक पेंशन एकमात्र सहारा है, उसको भी आप किसी न किसी बिना जांच पड़ताल के बंद कर दे रहे हैं, जीवित व्यक्ति को भी मृत कर दे रहे हैं। तो ऐसे दोषी जो लोग भी हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है। ऐसे थोड़ा ना पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि नहीं नहीं हम हमको पता कर रहे हैं, मिस कंफ्यूजन में, मिस कम्युनिकेशन में हमने किसी को समझ लिया। अरे बिना जांच पड़ताल के कैसे किसी जिंदा व्यक्ति को आप मार सकते हैं? ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और जिसने उसको जिसने भी ऐसा कर्म किया है, कृत्य किया है, तो उसके खिलाफ तो कठोर कार्रवाई बनती है। वैसे भी बुजुर्ग 82 साल, जाने में असमर्थ, और अगर ऐसी स्थिति में वो अगर असमर्थ होता और वो अपनी बात को ना रख पाता तो कौन जिम्मेदार होता? अब प्रूफ करने में कई महीने बीत जाते, हो सकता तब तक प्रूफ करने का जब समय आता, प्रूफ कर लेते, तब तक पता चलता कि जीवन की अंतिम सांसें ले रहे हैं वो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कम से कम इस चीज को देखना चाहिए। जो खबर दिखाई है कि किससे क्या सीख मिलती है,
खोल करके चेकिंग कीजिए। अगर कोई घटना घटित होती है या आपको लगता है कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो बिना जांच पड़ताल के किसी को भी मार देंगे आप, या किसी का भी जीवन प्रमाण पत्र बना देंगे आप, कुछ भी बना देंगे। इस देश में जहां पर एक पासपोर्ट बनना कितना मुश्किल काम है, वहां 2-2 3-3 पासपोर्ट बन जा रहे हैं, लोग के आधार कार्ड बन जा रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड बन जा रहे हैं, एक जगह के लिए 2-2 3-3 जगह के नाम बदल बदल करके। तो अगर इस तरीके की चीजें घटित हो रही हैं तो मृत व्यक्ति को जिंदा और जिंदा को मृत कैसे कर दे रहे हैं आप, ये भी तो आप देखने वाली बात है। कोई कार्रवाई की बिल्कुल। उम्मीद है? बिल्कुल कार्रवाई की उम्मीद है। अब डीपीआरओ ने अभी फिलहाल जो वर्जन दिया है उसमें उन्होंने कहा कि हम इनमें संज्ञान लिया है और इस पे मामले का अब इनको निस्तारण भी कर दिया, दिसंबर से इनकी पेंशन भी जाने लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं, और ये एक मामला नहीं, आईबीसी 24 ने इससे पहले भी एक स्टोरी कवर करी थी, जगतपुर थाना क्षेत्र के अंदर अंतर्गत वो मामला था और यही डीपीआरओ थे। और हमारे यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खबर भी चली थी और बहुत अच्छी खासी चली थी और हमने उसको खुद से स्टोरी कवर करी थी। ऐसे ही एक मामला और था और ऐसे तमाम सारे मामले रायबरेली जिले के, तो ये मुझे लगता है ऐसा चौथा पांचवा मामला होगा जो लापरवाही की वजह से किसी जिंदा को मुर्दा बना दे रहे हैं। तो ये तो अधिकारी की सरासर लापरवाही, इसमें कार्रवाई के लिए आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई होगी जो सिग्नेटरी हैं या जो भी रहे उनके खिलाफ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी का निर्वहन आप सही से अगर करें तो शायद पेंशन तो अलग चीज हो गई, कम से कम जिंदा आदमी को प्रूफ तो ना करना पड़ेगी। तो वही कहानी हो गई अखंड, जैसे हमने अभी लेटेस्ट में 1-2 साल पहले हमने एक मूवी देखी थी और उस मूवी में वो आदमी अपने आप को साबित ही करता रहता है कि मैं जिंदा हूं या मर गया हूं। उसमें वेब सीरीज भी कई सारी बनी। लेकिन ऐसे अगर ये रियलिटी पे ऐसी चीजें हैं, इसका मतलब कि हम लोग कहीं से काल्पनिक जो चीजें फिल्म काल्पनिक होती है, धारावाहिक काल्पनिक होते हैं, लेकिन वास्तविकता से उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है और जुड़ा भी पाया जाता है। तो ये सब चीजें ऐसे करने का मतलब इन अधिकारियों को अपनी जो जिम्मेदारियां उनका निर्वहन सही से करते नजर नहीं आ रहे हैं, इसका सीधा स्पष्ट ये है। तो उसको तो सही पूछिए तो डीएम रायबरेली को संज्ञान में लेकर के इनको तो निलंबित कर देना चाहिए, लाइफ टाइम इनको खुद इनकी एक फाइल बना देनी चाहिए, उसमें लिख देना चाहिए कि इनको लाइफ टाइम के लिए जो निलंबित किया गया है और इनको खुद मृत घोषित कर दे ऐसे अधिकारियों के लिए, मेरा समान। बिल्कुल इंद्रवीर, एक आपको बड़ा ये जिस तरीके किस्से आते हैं ना, ये अपने आप में समझ से परे हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके की लापरवाही करते हैं। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ लखनऊ का। यहाँ पर एक व्यक्ति वो मकान आवास विकास से अलॉट होता है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है और 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 साल नहीं 20 साल नहीं 25 साल, करीब 30 साल हो जाते हैं उस जगह पर उसको रजिस्ट्री कराए हुए, वहां पर रहते हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आवास विकास वाले उसे 30 साल के करीब, जैसी जानकारी है कि करीब 30 साल बाद उसे भेजते हैं कि आपने अपनी जो रजिस्ट्री है उसे नहीं कराया है, और कुछ उस पर जुर्माना भी लगाते हैं और उसको पेश करने के लिए बोलते हैं। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली हो, जिस व्यक्ति ने म्यूटेशन करा लिया हो, जो व्यक्ति वहां पर रह रहा हो, उसके पास 30 साल बाद अपने कागजात पेश करने के लिए आता है और जुर्माने के साथ आता है कि कब्जा आपने प्राप्त नहीं किया है तो आपके साथ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस उपभोक्ता के पास एक कोई भी कागज ऐसा नहीं था जो उपलब्ध नहीं था, सारे कागज उपलब्ध थे, लेकिन उसके बावजूद आवास विकास के लोगों ने इस तरीके के कागज भेजे। अब सवाल यह है कि क्या किसी को परेशान करने की नीयत से भेजा गया? सवाल यह है कि क्या ये सोचकर भेजा गया कि शायद 30 सालों में कागज इधर उधर हो गए होंगे, कोई कागज मिस हो गया होगा, उसके एवज में इनसे कुछ ना कुछ धन उगाही कर ली जाएगी, या फिर किसी तीसरे की वजह से परेशान करने की नीयत से ये काम किया गया? तो जो जिम्मेदार हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की, लोगों को परेशान ना करने की, वही परेशान करते हैं। और ये ताजा मामला है कि 82 साल के एक बुजुर्ग जो अपने जीवित होने का टीवी पर के खुद बयान दे रही है, एक बालिया बयान दे रही है कि मैं जीवित हूं, उसको पेंशन का जो विभाग है वो मृत घोषित कर चुका है। अब उसके लिए एक टीम है वो बताएगी, जांच करेगी कि कौन लोग इसमें दोषी है। फिलहाल जो भी है, अगर मानवीय भूल है तो हो सकता है कोई कहते हैं कि कहीं ना कोई जानकारी की कमी की वजह से हो गया हो तो अलग विषय है, लेकिन जांच करानी चाहिए कि इसके पीछे की आखिरकार मंशा है क्या। क्योंकि कुछ लोग शैतानी भी करते हैं, परेशान करने की नीयत से भी करते हैं, और कुछ लोग मिली भगत से किसी की पेंशन बंद कराने के लिए भी ऐसा काम करते हैं। तो उसके पीछे के लोग कौन है, सूत्रधार कौन है इस पूरी घटना का, उसको सामने लाना बेहद इंपॉर्टेंट है और इस पर काम होना चाहिए। मानवीय भूल है तो अलग विषय है, लेकिन 90% ऐसे केसेस में कोई ना कोई पीछे कोई तीसरा जरूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी। जितेंद्र हमारे साथ, शुक्रिया। बहुत
बिल्कुल अखंड जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो इस तरीके से जो आदेश है कि एसआईआर को लेकर लगातार अगर उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की बात की जाए तो लगातार फॉर्म भरे, लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती जनपद में अगर बात की जाए, एक वीडियो में देखा गया था बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि जो बस्ती के एडीएम और एसडीएम है वो अचानक से पहुंच जाते हैं जो है एक सेंटर पर, वहां पे जाके जब देखते हैं वहां पे तो बीएलओ के द्वारा या वहां के जो भी जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी कि एसआईआर फॉर्म को सबमिट किया जाए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब वो देखते हैं कि किसी तरह का कोई काम नहीं होता, क्योंकि एक महिला कर्मचारी लगभग उन्होंने वीडियो में साफ वायरल वीडियो में बताया देखा गया कि 250 फॉर्म एक महिला अगर सबमिट करती है वो अगर भरती है, तो वहीं जो दूसरे कर्मचारी जो पुरुष कर्मचारी है उनके द्वारा एक भी फॉर्म सबमिट नहीं किया गया, तो जिसको लेके उन्होंने फटकार भी लगाई और तत्काल जो वहां पे लेखपाल मौजूद थे उन लेखपाल से ये भी कहा कि इसमें तत्काल एक एप्लीकेशन लेकर इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं साफ बात है, देखा जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर का काफी जो है अहम रोल है इसमें, और साफ तरीके से देखा गया है कि किसी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और इन लोगों को लगातार देखा जा रहा है क्योंकि अधिकारी से उन लोगों की बात भी होती है, लगातार उन लोगों से एफआईआर के बारे में जानकारी ली जाती है कि कितने अभी तक जो फॉर्म है वो सबमिट किए गए हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अभी सबमिट करना बाकी है। तो साफ तौर से देखा जाता है जब भी बात की जाती है तो बात सामने एक ही चीज आती है कि बीसी चल रही है, मीटिंग चल रही है, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वाकई में बहुत बड़ी है और खुलासे भी काफी चौंका देने वाले थे। जिस तरीके से देखा गया कि बंगाल में भी शायद सामने एक वीडियो सामने आया, वहां से भी एक जानकारी लगी कि किस तरीके से एसआईआर पहले नहीं तो अब होने के बाद में कितने बड़े जो गोलमाल था उसमें वो सामने आया फिलहाल। लेकिन बस्ती में जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार बात की जाए तो अधिकारी बड़ी एक्टिव दिख रहे हैं, हर केंद्रों पर लगातार जांच कर रहे हैं, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। लेकिन अब यह देखना होगा जिस तरीके समय कम है, 4 तारीख का एक समय भी दिया गया है, आगे भी डेट बढ़ रही है, लेकिन अब इस बीच में किस तरीके से सबमिट होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीएलओ है वो भी अपने मानदेय को लेकर थोड़ा सा जो है नाखुश में नजर आ रहे हैं। अखंड जितेंद्र, एक सवाल है क्योंकि बहुत समझना हम सभी लोगों के लिए जरूरी है एसआईआर को लेकर के, क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आ रही है कि बीएलओ की मौत की भी खबर आ रही है, तमाम जगहों पर वर्क बर्डन है कि उनकी मौत हो गई है, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही है। एक बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया है, इतना फॉर्म कह रहे हैं कि 215 फॉर्म भर चुके हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि एसआईआर फॉर्म में बीएलओ को दिक्कत क्या आ रही है जिसकी वजह से उनको ऐसी जो तमाम जानकारी आ रही है और विपक्ष है इसको कहीं ना कहीं इसको लेकर के घेरने का काम भी कर रहा है। तो समस्या क्या आ रही है बीएलओ के सामने, किस तरीके की? देखिए फ्रेंड, समस्या सबसे बड़ी बीएलओ के सामने है क्योंकि बीएलओ को एक बार जो एसआईआर का फॉर्म है वो घर घर जाके उनको देना होता है, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को फॉर्म देंगे, फिर वो लोग भर के या उनके द्वारा या उनके जो भी वहाँ के प्रतिनिधि होंगे उनके द्वारा किसी को सबमिट करके उनको फॉर्म को देना है। फॉर्म देना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ा अखंड सवाल ये होता है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मैंने भी देखा हुआ है गांव और देहात में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे देहात गांव है, काफी जो बहुत पिछड़ा गांव है, उस गांव में अभी भी ऐसे लोग हैं जो लोग हैं क्योंकि उस लोग में वहां पे कुछ लोग वाकई में पढ़े लिखे नहीं है या जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर कहीं कमाने चले गए, तो एसआईआर फॉर्म भरना उनके लिए कड़ी चेतावनी की बात अगर की जाए, कड़ी एक बड़ी बात है कि चाहे वो एसआईआर तब कैसे भरे, एसआईआर फॉर्म को उनको भरने के लिए कहीं ना कहीं किसी लोगों का सहारा लेना पड़ता है। तो साफ बात है कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बड़ी है और वाकई में बीएलओ की बात करें तो बीएलओ के पास में एक अगर ग्राम सभा की बात की जाए या वार्डो की बात करें तो कहीं ना कहीं 800 900 1000 प्लस 1000 प्लस ऐसे फॉर्म है जिनको देना है, उनको सबमिट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी देखा गया कि मैंने स्वयं मॉनिटरिंग किया और देखा भी है क्योंकि रात को बीएलओ 10 10 बजे 10 बजे 11 बजे रात रात को भी बैठ के लोग फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं, उनको भर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जो फॉर्म है वो बीएलओ तक पहुंचे कैसे, क्योंकि बीएलओ द्वारा तो लोगों को दे दिया गया है लेकिन उनके द्वारा उसको कैसे दिया जाए। दूसरी चीज है जो देहात के लोग हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम और आप और भी कई लोग हैं जो सोशल मीडिया से एक्टिव है, मोबाइल ऐप है, उसके जरिए आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन जो देहात के किसान है वो ऐसा नहीं कर सकते। तो उनके लिए कड़ी ये सबसे बड़ी बात है कि वो वहां से कैसे जाए और कैसे उसको भरे। और दूसरी चीज ये होती है कि फॉर्म भरने के बाद उन लोगों को इस बात की जानकारी कैसे लगे कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। बात की जैसे 1989 की बात की जाए, 98 की बात की जाए या 2001 की दो की बात की जाए, जो पुराने मतदाता है, जो पुराने वोटर है, कहीं ना कहीं पुराने वोटरों का भी नाम उसमें जिस तरीके से है, लेकिन सबमिट करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 2003 के बाद के जो वोटर है वो भी कहीं ना कहीं परेशान है कि हम लोग इस चीज को कैसे भरे। फिलहाल ऑप्शन सारे निकल आए हैं लेकिन सबसे बड़ी बात है फॉर्म भरना, जमा करना और बीएलओ के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं, ये भी बड़ी बात है। फिलहाल
एक साफ बात है कि इसमें अगर कोई और भी उच्च अधिकारी को लाया जाए, क्योंकि मॉनिटरिंग सिर्फ बीएलओ या जो पंचायत सहायक के जो कर्मचारी है उनके भरोसे ही नहीं, थोड़ी सी इस पे जो एक्टिविटी दिखानी पड़ेगी, हो सकता हो ये जो लंबा जो ये प्रक्रिया है शायद छोटे में निपटा जा सकता है। अखंड। हाँ बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं अगर कोई चीज थोड़ी बहुत टेढ़ी हो तो उसको सॉल्व करना आसान नहीं होता, और शायद बीएलओ के ऊपर थोड़ा बोझ है, लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक प्रक्रिया है, इसका पालन भी आपको करना होगा अगर आप उसके जद में हैं और आपके कंधों पर उसकी जिम्मेदारी है। फिलहाल बोझ होता है, कभी भी चाहिए, और अगर आपके पास ये बोझ है, आप करने में असमर्थ है, तो अपने अधिकारियों को बताइए, किसी तरीके से परेशान मत होइए। और अगर आपकी समर्थता है, आपकी वाकई आपकी जो परेशानी है वो जेन्युइन है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी आपकी बात सुनेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया पारदर्शी प्रक्रिया बनाने के लिए है कि जो पारदर्शी तरीके से जो वोटर्स हैं उनका चुनाव किया जा सके, इसलिए आप भी उसमें एक अहम योगदान, अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे। तो आपकी जिम्मेदारी अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य का पालन जिम्मेदारी के साथ करिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, जेन्युइन कोई दिक्कत है, आपकी परेशानी है, तो अपने अधिकारियों को जरूर बताइए, शायद उसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकालें। कुछ कहना चाह रहे हैं बिल्कुल। जितेंद्र? देखिए बिल्कुल अगर एक साफ बात है, बीएलओ देखिए अक्सर जो है बीएलओ को जब देखा जाए तो ज्यादातर जो बीएलओ है वो कहीं ना कहीं महिला ही है। तो स्वाभाविक बात है, कुछ महिलाएं ऐसे भी है जैसे बीएलओ है वो चलने में असमर्थ हैं, और कुछ बुजुर्ग भी हो गए, तो समस्याएं तो काफी ज्यादा है। उन समस्याओं की वजह से जो तेजी आनी चाहिए एसआईआर में, वो तेजी आने की जगह पे वो गतिविधियां कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो काफी स्लो है, उसको तेजी लगाने के लिए वाकई बात की जाए, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि गांव के जो वहाँ के प्रधान है या वहाँ के और भी लोग हैं, देखा जाता है कि सुबह 6 बजे से लोग एक्टिव हो जाते हैं, लगातार फॉर्म भरने की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। लेकिन वही मैंने अभी वही कहा कि जो जिम्मेदारी है वो बड़ी है, लेकिन साफ कहा जाता है कि हमारे जो हाथ है वो कहीं ना कहीं पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, छोटी बड़ी सभी है। तो जो बीएलओ हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, वो चल नहीं सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है, थोड़ा सा जो प्रशासन को बात की जाए या इलेक्शन कमीशन की बात की जाए, थोड़ा सा इनके बारे में सोचना चाहिए, और वाकई में जो प्रक्रिया है उसको तेजी लाने के लिए कोई नया विकल्प या फास्टैग कहा जा सकता है, कोई फास्टैग जैसा कोई एक नया सिस्टम लगाया जाए कि वाकई में जो है लोगों को आसानी हो सके। अखंड। बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल वाजिब बात है। कुछ अगर लोगों के साथ दिक्कत है तो प्रशासनिक अमले को जरूर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिरकार इनकी समस्या के समाधान के लिए लोगों को भी दिक्कत ना हो और इनको भी दिक्कत ना हो, इस पर जरूर इस पर विचार करना चाहिए। और जो भी जरूरी समाधान हो, जो भी जरूरी निर्णय हो, जो भी विकल्प हो, वैकल्पिक व्यवस्था हो, उसका चुनाव करना चाहिए, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं परेशान नहीं करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों की अपनी परेशानियां होती, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतना आसान नहीं होता जितना हम आसान समझते हैं। फिलहाल अगर ऐसा कुछ है तो इन लोगों की जरूर, जो अगर जेन्युइन समस्या है उसको जरूर सुनिए, उस पर विचार कीजिए, और इन लोगों की समस्या का समाधान करते हुए किसी दूसरे को नियुक्त जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। इमरान हमारे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? इमरान, आवाज आ रही है आपको? इमरान, सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखंड आवाज आ रही बताइए इमरान, है। बताइए कौन सी बड़ी खबर है आज की? हेलो। इमरान बताइए कौन सी बड़ी खबर है आज की बिजनौर से? इमरान से फिर से कनेक्ट होंगे, तब तक आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याओं को सुना ही नहीं, अधिकारियों को निर्देशित भी किया हेलो। कि आप इनकी समस्याओं का निस्तारण करें। इमरान, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो। इमरान, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अखंड आवाज आ रही है जी। बताइए कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से आज की? देखिए अखंड, बिजनौर से आज दो बड़ी खबर है। पहली खबर जो है, लगभग 10 दिन बीत जाने के बाद भी एक छात्रा का अभी तक बिजनौर पुलिस पता नहीं लगा पाई है, और वहीं परिजनों का आरोप है कि वो किसी मुस्लिम जो इसकी दोस्त थी, युवती, उसके साथ जो है कहीं चली गई है। लेकिन अभी तक भी बिजनौर पुलिस जो है, टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक बिजनौर पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। वहीं इस जो बिजनौर पुलिस के इस रवैये से जो है, जो परिजन है और किसान यूनियन भी इस पूरे मामले में सामने आ गई है। और थाने का 2 दिन पहले भी थाने का घेराव कर रखा था, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों के कहने के बावजूद उन्होंने धरना प्रदर्शन जो है खत्म कर दिया था। लेकिन
अभी भी जो है परिवार में जो है एक पुलिस के रवैये के खिलाफ आक्रोश नजर आ रहा है। जी अखंड। और वहीं दूसरी इमरान खबर जो है बिजनौर। इमरान, तो आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? अगर टीमें गठित की है, उसको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो अगर इस तरीके का आक्रोश है, किसान हैं और तमाम जो लोग हैं, परिजन हैं, वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आखिरकार पुलिस को इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों नहीं पूछताछ कर रही है? जिसके ऊपर आरोप लग रहा है वहां पर जाकर के उससे पूछताछ करके कुछ पता लगा पा रही है? आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि ये भी एक सवाल है, तमाम लोगों का आक्रोश है और यह आक्रोश किसी और चीज में भी तब्दील हो जाता है कई बार। देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि हम लोग जो है टीमें बना करके हम लोगों ने चंडीगढ़, देहरादून और उत्तराखंड के अलग-अलग जगहों पर जो है छापेमारी की, लेकिन अभी तक जो है उस लड़की का कहीं पता नहीं लग पाया। और चौंका देने वाली बात ये है कि जो मुस्लिम लड़की है वो भी उसके साथ ही है, दोनों एक साथ है, लेकिन दोनों का अभी तक कहीं भी अता-पता नहीं लग पा रहा है। और उस जो मुस्लिम लड़की थी उसके परिवार से पूछताछ के लिए बिजनौर पुलिस ने जो है उसके माँ-बाप को और बहनों को उठाया था, लेकिन उनके से पूछताछ के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया था। कहीं न कहीं इस चीज़ से भी जो वो है छात्रा है, छात्रा के परिवार में आक्रोश नज़र आ रहा है कि इस युवती जो वो है छात्रा, दूसरी छात्रा जो है उसके उस परिवार वालों को क्यों छोड़ा गया? लेकिन आला अधिकारी पुलिस के जो है उनका साफ तौर से कहना है कि इन लोगों से हमने पूछताछ की, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि हमारी लड़की का भी कुछ पता नहीं है और हम लोगों को इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वो लड़की 15 तारीख में अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी और जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो उसने स्कूल से नज़दीकी जो चौराहा है उस वहाँ तक उसकी लोकेशन मिली, उसके बाद उस लड़की का कहीं अता-पता नहीं मिला। जी अखंड। हाँ, बिल्कुल इमरान, पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अगर टीम गठित की है तो कम से कम कोई ना कोई सुराग ज़रूर लगना चाहिए था। अगर हाथ खाली हैं तो अपने आप में सवाल है कि आखिरकार पुलिस उस बच्ची को क्यों नहीं खोज पाई है, बड़ा सवाल है। दूसरी खबर की बात कर रहे थे आप इमरान। दूसरी खबर ये है कि बिजनौर जिलाधिकारी जगजीत कौर के खिलाफ हाई कोर्ट ने जो है एक गैर जमानती वारंट जारी किया है और उनको जो है 4 जनवरी को हाई कोर्ट में जो है पेश होने के नोटिस भेजा गया है। जी अखंड। किस मामले में ये गैर जमानती वारंट इशू किया है डीएम के खिलाफ? देखिए जिलाधिकारी जो पीड़ित है एक धामपुर निवासी एक पीड़ित है, उसने अपने एक जाति प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किया था और कहा यह जा रहा है कि जो जिलाधिकारी है उन्होंने उसका जो है जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया था, लेकिन उसने उसकी गुहार न्यायालय में लगाई और न्यायालय के बाद जो उसके वकील थे उन्होंने हाई कोर्ट में उस वो मामला पूरा पहुंचाया। हाई कोर्ट से पूरा मामला सुनवाई हुई और हाई कोर्ट के मामले के बाद दखल के बाद जो है जिलाधिकारी को गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि जिलाधिकारी 4 जनवरी को जो है हाई कोर्ट में पेश होती है और उसके बाद उनके ऊपर हाई कोर्ट का क्या एक्शन रहता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन देखिए कि छोटी सी लापरवाही, छोटी सी गलती, चाहे आपके अधीनस्थ की हो, चाहे आपकी हो, उसकी वजह से आप हाईकोर्ट में तलब हो सकते हैं। इसलिए जो भी जरूरी कागजात, जो भी कार्रवाई है, उसे जरूर पूरा करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी छोटी सी लापरवाही, आपकी छोटी सी कहते ना कि आपने जिस चीज को आपने नजर नहीं फेरी, उसकी वजह से आप हाईकोर्ट की नजरों में मुजरिम साबित हो सकते हैं, आपके खिलाफ भी वारंट हो सकता है और कहीं ना कहीं आपको भी हाई कोर्ट तलब कर सकता है। साफ तौर पर इस खबर से समझा जा सकता है। एक और बात आपको बता दें, लगातार आतंकी हमले में जो दिल्ली ब्लास्ट में हुआ था, आत्मघाती हमला हुआ था और जिस तरीके से उसका कनेक्शन लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर से निकल करके सामने आया था, लगातार जो हमारी जांच एजेंसी है उस पर पूरी तरीके से अमल कर रही है और एक के बाद एक जांच को अपने आगे बढ़ाते हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। करीब 40 डॉक्टर से पूछताछ के लिए एक ब्यौरा बनाया है। कहीं ना कहीं वो 40 डॉक्टर हैं जिनसे पूछताछ करेगी एनआईए, एटीएस। सबसे बड़ी बात है कि उसमें से 14 लोगों से पूछताछ की गई है जो शाहीन, साइद के और सहारनपुर के आदिल से कनेक्ट थे। इन दोनों लोगों से जिनका भी संपर्क था उन लोगों से पूछताछ कर रही है। 14 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिसमें से 9 लोगों को छोड़ दिया गया है और 3 और 5 लोग ऐसे हैं जिनसे पूछताछ जारी की गई है और 3 लोग कहीं ना कहीं रडार पे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल और व्हाइट कॉलर में जो लोग शामिल थे उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ जारी है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क निकल करके सामने आ रहा है, चाहे अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात हो या फिर उससे जुड़े हुए डॉक्टर्स की बात हो या फिर सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पर जो भी डॉक्टर हो
वो भी जो इनके संपर्क में थे उन सभी डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है और आखिरकार कैसे वो इनके संपर्क में आए और उनसे क्या बातचीत होती थी, किस तरीके का उनको वहां से किस तरीके का उनको कमांड मिला, तमाम चीजें, तमाम क्वेश्चंस है जो लगातार एनआईए और एटीएस की टीम इन डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। और कहीं ना कहीं ऐसे 14 डॉक्टरों की लिस्ट थी जिसमें से 9 लोगों को छोड़ दिया गया है, 5 लोगों से कहीं ना कहीं अभी भी पूछताछ जारी है। तो लगातार जांच एक के बाद एक आगे बढ़ रही है और इसी कड़ी में एनआईए और एटीएस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।